गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है फरवरी 14 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं एक बार ब्रीफली थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक कहूँगा मैं, जो तमिलनाडु से आता है, क्योंकि वहाँ के गवर्नर ने वहाँ की जो असेंबली है उससे वॉकआउट कर दिया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गवर्नर एड्रेस और प्रेसिडेंट एड्रेस, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जीएस पेपर 2 से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। जब हम लोग सेंटर स्टेट की बात करते हैं, उनके बीच में जो टसल्स होते हैं उसकी बात करते हैं, या फिर जो हम लोग इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, या फिर वो प्रैक्टिस जो हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया से ली है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट एड्रेस या फिर जो गवर्नर एड्रेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के कुछ डिसेंट सी ऑब्जर्वेशन की हैं। उसके अलावा इंडिया में जो आईआईटीज को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल, पहले इंडिया में कम आईआईटीज थी, अभी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, नई नई आईआईटीज ओपन कर रहे हैं। तो उसका क्या रेमिफिकेशन हो सकता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया में इतने सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल का नहीं हो पाया है जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज थोड़ा सा डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी वाले सेक्शन से इसको हम लोग करने वाले हैं। अच्छा आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए जी। तो पढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, और पहले टॉपिक की कंट्रोवर्सी है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, दैट वाई वेंकट रमन वाज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर। ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, ये है मिस्टर रवि टीएन, ये गवर्नर हैं तमिलनाडु के। और अभी देखो कैसा होता है, जब किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब साल का पहला सेशन होता है, तो उस समय गवर्नर असेंबली को एड्रेस करते हैं। जब नई सरकार बनती है आफ्टर इलेक्शन, तो उसका भी जो पहला सेशन होता है, गवर्नर उसको एड्रेस करते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट भी करते हैं। लेकिन इन्होंने उस एड्रेस से वॉकआउट कर दिया, इसीलिए जो है वो न्यूज में है। गवर्नर आर एन रवि रिफ्यूज्ड टू रीड आउट द कस्टमरी एड्रेस एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग प्रेसिडेंट एड्रेस की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर जो आर वेंकटरमन हमारे प्रेसिडेंट रहे 1987 से लेकर 1992 के बीच में, उन्होंने कहा था एक बार, इवन उन्होंने बुक में मेंशन भी किया हुआ है इसको प्रॉपरली, और उन्होंने कहा कि जो गवर्नर का एड्रेस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये एक मीनिंगलेस फॉर्मेलिटी है। ये कुछ भी नहीं है, बस ब्रिटिश अनार्कनिज्म का एक एग्जाम्पल है। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जो प्रोविंसेस होते थे, वहां पे जो गवर्नर होते थे वो एड्रेस किया करते थे, क्योंकि उस समय गवर्नर में, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, उनके गवर्नर में उनकी सरकार में कोई फर्क ही नहीं होता था, सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था। तो वो प्रैक्टिस तब से चली आ रही है। इवन वेंकट रमन जी ने ये सजेशन भी दिया था गवर्नमेंट को कि भाई, जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है ना, या जो गवर्नर एड्रेस होता है, उसके अंदर एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं माई गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा भाई, ये माई गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो रिपब्लिक में रहते हैं, अंग्रेजों का जमाना तो नहीं है ये कि माई गवर्नमेंट बोलेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कि माई गवर्नमेंट को द गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए। और ये जो एड्रेस करने की पूरी प्रथा है, प्रथा मतलब कस्टमरी प्रैक्टिस की बात करता हूं मैं। कस्टमरी प्रैक्टिस मतलब जो प्रथा कह सकते हो आप लोग, एक कन्वेंशन है बेसिकली ये। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए और इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फालतू की चीज है। क्यों फालतू, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने कहा कि जो गवर्नर का एड्रेस होता है, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और गवर्नर क्योंकि इसको प्रिपेयर करती है, तो उसमें जितने भी पॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं। गवर्नमेंट इस एड्रेस के थ्रू अपनी अचीवमेंट को गिनवाती है। तो पढ़ कौन रहा है? गवर्नर पढ़ रहा है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप एक ऐसे इंसान को वहां पे सिर्फ एक पेपर पढ़ने के लिए लेके आ रहे हो, ये गलत बात है। प्रेसिडेंट कितनी बड़ी चीज है। प्रेसिडेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है जिसको प्रिपेयर करने में उनका 0% कंट्रीब्यूशन है। गवर्नर एक ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जिसको प्रिपेयर उन्होंने किया ही नहीं है। इवन उनसे सजेशन भी नहीं मांगी गई उसको प्रिपेयर करते समय। तो क्या वो एक छोटे बच्चे के जैसे, जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर बोलते थे कि बेटा ये जो चैप्टर इसको पढ़ दो, आप खड़ा होकर क्लास में, और उस बच्चे की मजबूरी हो जाती है उसको पढ़ना। तो ये कहीं ना कहीं वैसा ही है ना, उसको बनाने में, उसको ड्राफ्ट करने में, उसको क्लियर करने में, रिव्यू करने में गवर्नर का, प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं होता है। उनको बेचारों को सिर्फ जाके वहां पे पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि इट इज नथिंग बट अ माउथ पीस। क्योंकि ब्रिटिशर्स के जमाने में जो गवर्नर होते थे वो माउथ पीस होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, सरकार के।
राज के। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, अब तो रिपब्लिक है। ऐसा जो है उन्होंने वेंकटरमन जी ने कहा था। अब इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तब इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। फिर गवर्नर जनरल का एड्रेस होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि गवर्नर जनरल ही माई-बाप होते थे तब तो। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो रिपब्लिक है, अब तो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा, तो उनके हाथ में सारी रियल पावर होती है। तो गवर्नर का कोई कोई उस सेंस में ज़्यादा रोल है नहीं। उस समय तो जॉइंट एड्रेस भी नहीं होता था, अभी तो जॉइंट एड्रेस भी होता है। राइट? तो इवन 1947-1950 के बीच में 2 साल आप निकाल दें, तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट में के अंदर जो प्रेज़िडेंट का एड्रेस हुआ नहीं था, उसके अलावा होता था और हर साल की प्रैक्टिस होती है। जब नया इलेक्शन होता है तो उसका जो पहली मीटिंग होती है, सेशन होता है, उस समय पे भी और हर साल जब नया सेशन होता है, उस समय भी प्रेज़िडेंट पार्लियामेंट को और गवर्नर साहब जो है वो असेंबली को एड्रेस करते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा आर्टिकल 87 है और गवर्नर के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल जो 176 है, वो दोनों को वहाँ पे एड्रेस करने की पावर देता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला सेशन होता है, ओपनिंग सेशन होता है, ठीक है? जो नया लेजिस्लेचर बनता है आफ्टर इलेक्शन, तब एड्रेस किया जाता है और द सेकंड इज़ टू एड्रेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ईच ईयर। हर साल की पहली जो सिटिंग होती है, वहाँ पे वो लोग करते हैं। ये तो हो गई बात, ठीक है? अब इस एड्रेस के अंदर होता क्या है? वैसे तो आपको बता ही चुका हूँ, ये ब्रिटिश के ज़माने से प्रैक्टिस चली आ रही है। जो गवर्नमेंट की अकम्प्लिशमेंट होती है पिछले साल की, ध्यान देना है पिछले साल के अकम्प्लिशमेंट की बात कर रहा है वो, प्रेज़ेंट ईयर की बात नहीं कर रहा है या फिर फ्यूचर वाले ईयर की बात नहीं कर रहा है। पिछले साल में जो अकम्प्लिशमेंट हुई हैं, सरकार ने जो बड़ी-बड़ी बातें अचीव की हैं, उसको सिर्फ़ रिकैप करना होता है, नथिंग एल्स। कुछ भी नया इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, वो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के थोड़ा बहुत इनपुट लेके वो बनाया जाता है। ना तो इसको प्रेज़िडेंट, ना ही इसको गवर्नर दोनों आपस में प्रिपेयर करते हैं। कोई कोई इसको प्रिपेयर नहीं करता है, ठीक है? इवन प्रेज़िडेंट या गवर्नर एड्रेस करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भैया आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। साफ-साफ लिखा गया है कि एड और एडवाइस पे आपको काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एड और एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। इट कवर्स एवरी फंक्शन इंक्लूडिंग द एड्रेस। मतलब एड्रेस से मना नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व यहाँ पे किया था, ठीक है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे हमारे, उन्होंने स्ट्रिक्टली नहीं कहा है कि उनकी उनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि वो अपनी डिस्क्रिशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे देखें और सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें या फिर प्रेज़िडेंट की पावर की बात करें, गवर्नर की पावर की बात करें, तो उस कंटेंट में थोड़ा-सा एडिशनल आर्टिकल आपका ये यहाँ पे बन सकता है। ठीक है जी, चलो थोड़ा आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ेज़ टू स्टे लॉ ऑन सीईसी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। ये टॉपिक हम लोगों ने अभी किया था और थोड़े समय पहले ही किया था, लास्ट मंथ या उससे पिछले महीने भी किया था। गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया, ठीक है? और उस एक्ट में गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको अपॉइंट करने में चीफ जस्टिस का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में चीफ जस्टिस का कोई रोल था? नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को चूज़ करती है जो उसकी फ़ेवर में डिसीज़न लेते हैं। ओपनली नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जाता है सरकार के ऊपर। उस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग एक पैनल बनाएँगे। वो पैनल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। उस पैनल के अंदर 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और जो लोकसभा के अंदर हैं और सीजेआई होंगे। अब दिक्कत हो गई। अब 3 लोग हैं, डिसीज़न कौन लेगा? मेजॉरिटी लेगा। मेजॉरिटी में कौन-कौन है? कोई भी हो सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर तो सरकार की तरफ से हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन की तरफ से हो गए और यहाँ पे हो गया सीजीआई। अब सरकार को ये लगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में उनके पावर थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि पहले तो ओपनली गवर्नमेंट ही करती थी। अब इसको चैलेंज करने के चक्कर में, इसको कैंसल करने के चक्कर में सरकार एक नया कानून लेके आई और सरकार ने कहा कि देखिए साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है? इस पैनल में आपका कोई काम नहीं है। हम एक नया पैनल बनाएँगे। उस नए पैनल में कौन होगा? सीजीआई की जगह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे
लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो सीजीआई को रिप्लेस कर दिएगा कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे मेजोरिटी किसकी होगी? मेजोरिटी होगी सरकार की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी सरकार के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी सरकार के हैं। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अग्री करें या ना करें, डजंट मैटर, सरकार वही इलेक्शन कमिश्नर चुनेगी जो वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर की जो फेयरनेस है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर थोड़ा डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं। अब 1947 के बाद से यही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर को हमेशा सरकार ही करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो उस समय पावर में। तो जब ये मूव लिया गया, इस मूव के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की गई और उन्होंने कहा कि साहब, ये जो नया कानून आया है सरकार का, ये अंधा कानून है। इससे हमारे इलेक्शन कमिश्नर की फेयरनेस, इंडिपेंडेंस, उसकी अथॉरिटी के ऊपर सवाल खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी तो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे थे ना मेरे बिना, तब तो सीजीआई नहीं थे उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा मतलब लीगल तौर पे नहीं कहा है, ऑब्जर्व किया है हल्का सा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑलरेडी मेरे पास कई सारी एफआईआर मतलब पीआईएल्स आ चुकी हैं इसी सेम मामले में, तो मैं कोई नया पीआईएल सुनवाई नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नया नया पीआईएल एक्सेप्ट करता रहता है सुप्रीम कोर्ट, तो मामला जो है वो खिंचता रहता है फालतू में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि थोड़ा वेट करिए, ठीक है, हम लोगों ने अप्रैल का समय दिया है, अप्रैल में हम लोग आपकी सुनवाई करेंगे। ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, देखिए, कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के सीनियर मेंबर होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सजेशन भी लेते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कि भाई साहब देखिए, हम लोग इनको अपॉइंट कर रहे हैं, आपको ठीक लगता है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों के नाम प्रेसिडेंट को, जो इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। उनकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम द सीईसी, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उस समय एक फॉर्मल ऑर्डर पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। टेन्योर कितना होता है इनका? टेन्योर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर हैव अ फिक्स्ड टर्म। ठीक है, टर्म इज यूजुअली 6 years अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65। जो भी पहले आ जाए, 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 65 पहले कंप्लीट हो जाए, हम उनको रिटायर कर देते हैं। एक बार अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखा जाता है कि उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिले और पूरी तरह से इम्पार्शलिटी से वो काम करें। ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट जो प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, उससे दूर रहें। ठीक है, ताकि हमारे इलेक्शन प्रोसेस की इंटेग्रिटी और फेयरनेस बनी रहे। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया। अब ये एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिकल आया था इलेक्शन कमिश्नर को लेके, इसके थोड़े इतिहास को लेके आया था कि कैसे, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। काफी समय तक, 1989 तक, जो हमारा इलेक्शन कमीशन था, वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट्स इट। बाद में इसको 9th लोकसभा के टाइम पे एक्सपेंड किया गया और 2 लोगों को इसमें ऐड कर दिया गया एज इलेक्शन कमिश्नर बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि राजीव गांधी गवर्नमेंट, जो राजीव गांधी जी थे, उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इक्वेशन थोड़ी खराब थी। दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे और थोड़ा राजीव गांधी अनकंफर्टेबल थे उनके साथ। तो राजीव गांधी को ये लगा 1987 में कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे और जब 1989 के अंदर लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। मतलब उसको आप किसी भी सिनेरियो में देख सकते हो। उनको लगा कि कहीं ये मेरी फेवर ना करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ अगर आपकी सही नहीं बनती है तो फिर मतलब थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। तो उस समय थोड़ा उनके बीच में आपस में टसल चल रहा था। तो राजीव गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर को कर्टेल करने के लिए उसके अंदर 2 मेंबर्स को और ऐड कर दिया और उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। ठीक है जी। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन जी, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की थी गवर्नर एड्रेस को लेके, इन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया।
आर्टिकल 324(2) के अंदर पावर को यूज किया और उसको अप्रूवल दे दिया। ठीक है, और 2 नई पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी। तो ये हो गया पूरा मामला। 1989 में 16 अक्टूबर एस धनोवा और वी सेगल, इन 2 लोगों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो हो गए 3 मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 लोग, मिस्टर धनोवा और मिस्टर सीगल। ये बात बनी। अब हुए इलेक्शन। इलेक्शन में राजीव गांधी की सरकार गिर गई। वीपी सिंह आए नेशनल फ्रंट से, जिसमें कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था। वीपी सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, ये फालतू की बातें हैं, इसे कैंसिल करो। तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। अब जब कैंसिल किया तो धनोवा साहब जो है नाराज हो गए, क्योंकि इनको तो अभी अभी इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, बढ़िया सैलरी मिल रही थी। इन्होंने अपने रिमूवल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कह के कि भाई सरकार कर सकती है। फिर बाद में जो है वीपी सिंह की गवर्नमेंट कानून लेके आई, इलेक्शन कमिश्नर एक्ट। ठीक है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का जो है पोजीशन दे दी गई। उनकी रिटायरमेंट एज को जो है 65 फिक्स कर दिया गया। वहीं इलेक्शन कमिश्नर्स को हाई कोर्ट के जज को बराबर रखा गया और उनकी एज को जो है 62 कर दिया गया। तो फिर से ये बॉडी मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। तो पहले सिंगल मेंबर थी, फिर मल्टी हुई, फिर से सिंगल जो है मल्टी सिंगल हुई, फिर से मल्टी मेंबर हो गई। सो ऑन डिसंबर 1919 टीएन शेषन साहब को जो है वो अपॉइंट किया गया एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। टीएन शेषन साहब जी की आप केस स्टडी भी पढ़ते हैं जीएस पेपर 4 में, बहुत ही गजब के इंसान थे। इलेक्शन कमिश्नर के अंदर, कमीशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म इन्होंने किए। आज मोस्टली जो आपको रिफॉर्म नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो करता है, उनका कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टीएन शेषन जी के पास है। बहुत ही जबरदस्त ब्यूरोक्रेट रहे, जाने माने हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी अंडर कांग्रेस, ठीक है, तो इन्होंने टीएन सेशन साहब को कहा कि देखिए साहब, हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 लोगों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ऐड कर भी दिया। टीएन सेशन साहब जो है थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कैंसिल आउट कर दिया। फिर हम लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर एक्ट बनाया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ एक्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों के बीच में जो पहले डिस्टिंक्शन होती थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की, उसको खत्म कर दिया। और ये कहा गया कि दोनों लोग, तीनों लोग, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं और उनकी एज को 65 कर दिया गया। पहले इनकी एज 65 थी और इनकी एज जो है 62 थी। इन्होंने कर दिया, बोलिए सब बराबर हैं, तीनों के पास एक ही पावर है, तीनों इलेक्शन कमिश्नर के पास इक्वल पावर होगी, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होगी, इक्वल सैलरी होगी, सब कुछ इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के बराबर थे, 65 एज थी। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो हाई कोर्ट के बराबर थे, 62 एज थी। इन्होंने कहा कि सब इक्वल है। तब से लेके आज तक 3 मेंबर बॉडी यहाँ पे काम कर रही है। तो ये थोड़ी कहानी है इलेक्शन, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था और पहले भी हम लोगों ने इस कंटेंट को पढ़ा है। वैसे तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है, पुराने स्टूडेंट ने तो ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, आपका आइडिया हो जाएगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको हर लाइन पे इसके रट्टा मारना है, ये थोड़ी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज होते रहे हैं और एज अ मैच्योर डेमोक्रेसी हम लोगों ने हमेशा सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, इस बार भी करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात की थी। उसका आंसर हो जाता है बी, 1 एंड 3। ठीक है, तो सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है ये। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ द सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, प्रोविजन होता है। अगर कोई फेडरल करेक्टर के अंदर चेंज होता है किसी कानून के द्वारा, तो वो गवर्नर को भेजना ही पड़ता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, भेजना ही पड़ता है। तो गवर्नर ये नहीं कह सकते अच्छा इसको मैं भेजूंगा, इसको नहीं भेजूंगा। नहीं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें भेजना ही पड़ता है। हमारा आर्टिकल 200 इस बात में क्लियर है। मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यस, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर में ही आएगा। ठीक है, तो 1 एंड 3। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। तो ये स्टेटमेंट तो अपने अभी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है,
Union Finance Ministry of the Home Affairs decide the election schedule for the conduct of the both general election and the by-elections. Election Commission resolves the dispute relating to the split merger of the recognition political party. अच्छा क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट अच्छी हैं, तो ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपसे चाहिए। लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट आंसर सोल्व हो जा रहा है ये, लक्ष्मीकांत से। अगर ये पढ़ी है तो सोल्व कर ही लोगे। और किसान आंदोलन फिर से बहुत जोरों पे है भैया, और हजारों की संख्या में फार्मर्स जो है वो अलग अलग देश के हिस्सों से आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। मोस्टली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा से भी अभी आने शुरू हो गए हैं। और डिमांड सबसे बड़ी एक ही है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको लीगल बनाया जाए और पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया जाए और ये लीगल गारंटी दी जाए। अभी एमएसपी एक लीगल गारंटी नहीं है, हालांकि एमएसपी सरकार देती है और सरकार ने साफ साफ बोला है कि हम लोग एमएसपी नहीं हटाएंगे किसी भी हालत में। ये एक पॉलिसी है जो कि कंटिन्यू रहेगी और एमएसपी बढ़ाया भी जाएगा टाइम टू टाइम, लेकिन लीगल गारंटी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सरकार का कहना है। हालांकि किसान अभी इस मुद्दे पे अड़े हुए हैं। पिछली बार जब फार्म प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय फार्म बिल जो इंट्रोड्यूस हुए थे उसके अगेंस्ट में हुआ था और साथ के साथ एमएसपी की गारंटी भी डिमांड की गई थी। बिल तो सरकार ने रिवॉक कर दिए थे, लेकिन वो गारंटी अभी भी मांगी जा रही है। अब यहाँ पे अलग अलग जो साइड्स हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, उनकी अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही डिमांड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पॉलिटिकल मूव है, इलेक्शंस होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें करके। लेकिन अल्टीमेटली आउटकम ये है कि जो आम आदमी है वहाँ पे वो परेशान है। ठीक है, तो सभी स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठ के बात यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बारे में फिर बाद में डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे फार्म के बारे में। अब ये कह रहे हैं भैया टू मनी आईआईटीज। ठीक है, क्या मतलब है इनका? इनका मतलब है कि देखिए, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अपने आप डिमांड अपनी कम हो जाती है ना। तो ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। पहले हमारे पास कम आईआईटीज थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, आईआईटीज की क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल यानी कि पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के हायर एजुकेशन की हम बात करें तो आईआईटी भैया हमारे लिए एक सोने के मुकुट जैसा है, क्राउन क्राउन ज्वेल है हमारे लिए। जैसे कोहिनूर जो है वो क्राउन ज्वेल है क्वीन एलिजाबेथ का, तो आईआईटी हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, एजुकेशन सेक्टर में वर्ल्ड रिनाउंड है ना। इनकी जो क्वालिटी है, जो ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं बहुत सही पोजीशन पे पहुंचते हैं पूरी दुनिया में, है ना। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में महारत हासिल है, इनोवेशन भी करते हैं। ये स्टेटस इंडिया के कुछ ही इंस्टीट्यूशंस को मिला है जिसके अंदर आईआईटी आती हैं। ग्लोबल रैंकिंग में भी आईआईटी जो है वो ठीक ठाक सही परफॉर्म करती हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने क्या किया है, आईआईटी सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाए और ये एक्सेलेंट क्वालिटी से मीडियोक्रिटी पे आ जाए। मीडियोक्रिटी मतलब एवरेज क्वालिटी, एक्सेलेंसी मतलब बहुत ऊपर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कुछ लोगों को यहाँ पे डर लग रहा है। उनका कहना है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग चेंज करने की जरूरत है, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करें रदर देन क्वांटिटी। ठीक है, अब जब आईआईटी शुरू हम लोगों ने की तो पहले हम लोगों ने 5 आईआईटीज बनाई थी। ठीक है, 1950s और 60s में। लेकिन ये सिर्फ इंडिया ने खुद से नहीं बनाई थी, बाहर लोगों का भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन रहा, फॉरेन कंट्रीज का। जैसे आईआईटी बॉम्बे हम लोगों ने सोवियत यूनियन से हेल्प से बनाया, आईआईटी मद्रास जर्मनी की हेल्प से बना, आईआईटी कानपुर यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प से बना, आईआईटी दिल्ली जो है यूके की हेल्प से। और अभी इंडिया में कितनी आईआईटीज हैं? 23 आईआईटीज टोटल है। राइट, अब शुरुआत में आईआईटी दिल्ली नहीं था। हम लोगों ने 1994 में आईआईटी गुवाहाटी बनाया। ठीक है, इतने साल लग गए, 34 साल लग गए। मतलब आईआईटी आईआईटी दिल्ली को हम लोगों ने 1961 में बनाया, उसके 34 ईयर्स के बाद। ठीक है, 1950s में आईआईटी दिल्ली नहीं था, 1961 में बनाया, उसके 34 ईयर के बाद हम लोगों ने 1994 में आईआईटी गुवाहाटी बनाया। कितने साल लग गए? और अभी सरकार ने पिछले कुछ ही सालों में 70 नई आईआईटीज ऐड कर दी। अब ये आईआईटी के जो कैंपस है नए नहीं बने हैं, नो, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे उनको ही थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपग्रेड करके आईआईटीज का नाम उनको दे दिया है। हालांकि क्वालिटी वहां पे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये पहले हम लोगों ने एक बार बात किया था। शुरुआत में तो
आईआईटीज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ को भी ऐड यहाँ पे करना शुरू किया है, क्योंकि अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हम लोग फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे हमारी जो आईआईटीज़ है ना, वो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे हमारी जो पहली पुरानी आईआईटीज़ होती थी, उनके अंदर 10,000 के लगभग एडमिशन्स होते थे, ठीक है? अभी कुछ हम लोगों ने ऐड की हैं, जिसमें से जो है किसी-किसी के अंदर 300 स्टूडेंट हैं, किसी के अंदर 500 स्टूडेंट हैं, किसी के अंदर 1000 स्टूडेंट हैं। पुरानी आईआईटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 1000 के लगभग फैकल्टीज़ थी। अभी जो नई जो आईआईटीज़ आ रही है उसके अंदर फैकल्टी बहुत कम है। जैसे पलक्कड़ वगैरह में, जम्मू में जो आईआईटीज़ हम लोगों ने की है, मंडी में आईआईटीज़ ओपन करी है, यहाँ पे तो खाली ही पड़ी हुई हैं सीटें। एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, आईआईटी धनबाद 781 इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 301 पोज़ीशन ही फिल हुई हैं। तो भैया फिर क्या फ़र्क है आईआईटी में और नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर? ये हालत तो नॉर्मल के अंदर भी होती है जो हमारे गाँव में बना हुआ है। आईआईटीज़ का मतलब ये है कि आप हाईएस्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। फैकल्टीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की फैसिलिटी की कमी नहीं होनी चाहिए, फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आईआईटीज़ यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। आईआईटी एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं। हालाँकि अभी तो पोस्ट ग्रेजुएट हो करते हैं, लेकिन आज भी ज़्यादातर फोकस जो है वो अंडर ग्रेजुएशन के ऊपर ही होता है, राइट? अब अगर आपको हाईएस्ट इंटरनेशनल एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो फिर आपको इनको डिस्क्रिशन भी देना पड़ेगा। मतलब अपने डिसीज़न खुद ले सकें। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आईआईटीज़ की वैल्यू वैसे ही नहीं है। आईआईटीज़ की वैल्यूज़ उसके स्टूडेंट से है और स्टूडेंट्स की वैल्यू वहाँ की फैकल्टी से है। तो आपस में रिलेशन है यहाँ पे। 7 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, जिनमें से 16,000 प्लस बच्चों का एडमिशन होता है। ठीक है? मतलब जो नई आईआईटीज़ के अंदर अगर माने तो जैसे हमारे पहले 6 आईआईटीज़ हमारे पास थी, 10,000 एडमिशन्स जो है उनके अंदर हो जाते थे। अभी नई हम लोगों ने 17 ऐड की हैं, तो उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 16,000 होते हैं। मतलब उनके अंदर सीटें बहुत कम हैं, जो नई आईआईटीज़ हम लोगों ने बनाई हैं। तो कुल मिला के मान के चलिए 25-26 हज़ार के आस-पास जो है टोटल सीट जो है वो भरती हैं, लेकिन जिनमें से काफ़ी ड्रॉप आउट भी हो जाती हैं। बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। हालाँकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, बट फिर भी मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे मतलब जिसको आईआईटी मुंबई चाहिए, अब वो आईआईटी मुंबई में उसमें एडमिशन मिला नहीं, रैंक उसका ठीक-ठाक सा आया है, तो वो आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेने की बजाय आईआईटी धनबाद में एडमिशन ले लेते हैं, है ना? फिर से वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किसी और के अंदर अपग्रेड हो जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, ये बहुत कुछ होता है, ठीक है? फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे यूपीएससी में हो, एसएससी में हो, आईआईटीज़ में हो। मोस्टली जो फैकल्टी हैं आईआईटीज़ के अंदर वो डॉक्टरेट है, पीएचडी है। मोस्टली जो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी से वो रहते हैं। सैलरी भी जो है उतनी अच्छी तो नहीं है जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन लाइफ कंफर्टेबल है आईआईटीज़ के अंदर, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो नई आईआईटीज़ आपने ओपन की हैं टियर 2 सिटीज़ में, जैसे कोई मंडी में आपने कर दी, धारवाड़ कर्नाटक में आपने कर दिया, पलक्कड़ केरला में आपने कर दिया, ये कोई बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स नहीं है। लेकिन जो यंग फैकल्टी है वो यहाँ पे जाना ही नहीं चाहते। पुरानी फैकल्टी रिटायर हो रही हैं, नई फैकल्टी बोलेंगे भैया हम लोग यहाँ पे क्यों जाएँ? अगर भेजना है तो आईआईटी मुंबई भेजो, भेजना है तो आईआईटी दिल्ली भेजो, हम लोग यहाँ नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि उससे बेटर ऑफर उनको कहीं और मिल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में मिल रहे हैं, तो क्यों जाएँगे यहाँ पे वो, छोटे शहरों में, जिसकी वजह से वहाँ पे फैकल्टीज़ की कमी है। भैया फैकल्टी ही नहीं है, पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो फिर पढ़ने वाले भी नहीं आएँगे, सीधी-सी बात है। तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आईआईटीज़ ओपन अप कर दोगे, तो उससे क्वालिटी आपकी हैम्पर होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटे शहरों के बच्चे जो है वो भैया टॉप क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते। नहीं, लेना उनको भी है, बट अल्टीमेटली जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आईआईटीज़ ओपन करते हो, उसका बेनिफिट ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को तो हॉस्टल में ही रहना है, तो वो वहाँ पे आके भी हॉस्टल में रह सकता है। और एक बड़ी बात ये भी है कि जैसे मान लो आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर, आईआईटी मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर है। क्या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, क्या उनके साथ वो आईआईटी कुछ कंट्रीब्यूट करता है? मोस्टली तौर पे नो। आईआईटीज़ का लोकल कम्युनिटी, लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ उतना ज़्यादा रिश्ता नहीं है।
लगभग स्टैंड अलोन काम करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय जो है थोड़ा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम वगैरह करना शुरू किया है, फिर भी वो पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहे। इसलिए आप गोवा में देखें, वहाँ गोवा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आईआईटी ना ओपन की जाए। मतलब ये अजीब सी सिचुएशन है। ठीक है, सरकार आईआईटी ओपन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं नहीं, नहीं, हम लोग नहीं खुलवाएँगे। क्योंकि आईआईटीज़ का लोकल कम्युनिटी में कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं। ठीक है? ये यहाँ की वो बात कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? ऐसे इस आर्टिकल के अंदर क्या सजेशन दिया गया है? इन्होंने कहा कि येस, हमें स्टेम की ज़रूरत है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की हमें रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? 10 से 12 आईआईटीज़ आप रखिए, क्योंकि इतनी आईआईटीज़ में क्वालिटी मेंटेन करना आसान है। चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो या फिर फैकल्टीज़ हो। आप 30, 40, 50 आईआईटीज़ बना दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे 23 ही हैंडल नहीं हो रही हैं, 10-12 बनाइए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है जी? तो आप मेंटेन यहाँ पे कर सकते हो। आईआईटी सिस्टम की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास बनी रहेगी, फैकल्टी की भी और स्टूडेंट्स की भी। अभी सरकार ने कहा है कि भैया हम लोग विदेशों में भी कुछ ओपन करेंगे। ठीक है, वो तो ठीक है, आप ओपन करिए चलेगा, लेकिन क्या आप वहाँ पे फैकल्टी मेंटेन कर पाओगे? युगांडा में आपने ओपन किया, कीनिया में आप ओपन करोगे मान लो, और दुबई में जैसे आप ओपन करने का सोच रहे हो, क्या वहाँ पे फैकल्टीज का वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर पाओगे? क्या स्टूडेंट्स वहाँ पे वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे जो इंडिया में करते हैं? विदेशी जो फैकल्टी हैं, आप उनको हायर करना शुरू करिए। ठीक है, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो आ ही सकते हैं पढ़ाने के लिए। अगर आपकी यंग पॉपुलेशन नहीं आ रही है, तो उनको 1-2 बैच में आप भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। है ना? आप ओवरसीज़ ब्रांच ओपन करिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप विदेशी प्रोफ़ेसर्स को ही हायर करिए। आप ये मत सोचिए कि अगर दुबई में अगर आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो इंडिया की फैकल्टी वहाँ पे जाके पढ़ाएँगी। ठीक है, अगर आपके पास फैकल्टी की सप्लाई है, तो पढ़ा भी सकती हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, दिक्कत ये है ना? तो ये उन्होंने कुछ-कुछ यहाँ पे कहा है। फंडिंग-वंडिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो यंग जो फैकल्टी है वो इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि सैलरी काफ़ी कम है। तो फंडिंग अच्छी होगी तो सैलरी अच्छी होगी, सुविधाएँ अच्छी मिलेंगी। तो थोड़ा-सा आप आईआईटी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आईआईटी का एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का एक क्राउन ज्वेल है, ये पूरी दुनिया आईआईटी के नाम से जानी जाती है। अगर आप कम बनाओगे, 10-12 रखोगे तो क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे। आप ज़्यादा ओपन करोगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है? ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए जी। एडिटोरियल जो आज का है वो यहाँ पे है, व्हाई इंडिया नीड्स डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है? अब डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नॉट ओनली इन द अर्बन एरियाज, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। ठीक है? अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें या इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, कई सारी दिक्कतें आई। कोविड-19 ऑफ कोर्स, जबकि बड़ी खुशी की बात है, इंडिया ने काफ़ी जल्दी कोविड-19 से रिकवर कर लिया है, मोर और लेस। लेकिन दिक्कत तो थी, कोविड-19। ग्लोबलाइजेशन से कुछ कंट्री, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया बहुत हो गया ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में चाइना को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी दिया, उनको हम लोगों ने सिखाया कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और आज चाइना ही जो है हमारे सर पे बैठ गया है, हमें चैलेंज कर रहा है। तो कुछ यूरोपियन और अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं या वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जा रही हैं, व्हिच इज़ बैड फॉर द होल वर्ल्ड। उसके अलावा अमेरिका वगैरह में, यूरोप में आपको पता है कैपिटलिस्टिक अप्रोच होती है इकोनॉमी की। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हैं बिज़नेस के साथ। लेकिन ये ट्रेंड भी पिछले कुछ समय में चेंज हुआ है। गवर्नमेंट एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर जो है इंटरवेंशन कर रही है प्रोडक्शन के अंदर। जैसे अमेरिका में इन्फ्लेशन रिडक्शन इंडेक्स आया, यूरोप के अंदर यूरोपियन ग्रीन डील आया, इंडिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत आया। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ओपन इकोनॉमी करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हम सिर्फ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करिए। दूसरी तरफ आप कानून बना रहे हो, पॉलिसीज ला रहे हो, जो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग ओपन ओपन तो हैं, लेकिन हम भी इंटरवीन करेंगे। तो ये जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं, वो जनरल ट्रेंड से अगेंस्ट में जा रहे हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये कहती है कि जो प्रोडक्शन की बात है वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो प्राइवेट कंपनीज करेंगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको रेगुलेट कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत, हम आपके लिए कानून बना सकते हैं थोड़ा बहुत, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, हम वो करेंगे। आप अपने जो मर्ज़ी प्रोड्यूस करना चाहते हो करिए, जो मर्ज़ी बेचना चाहते हो बेचिए। लेकिन पिछले कुछ समय से ये सिचुएशन थोड़ी-सी अपोज़िट हो रही है, जो कि कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी है वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके। इंडिया की बात करें तो वी हैव सो मेनी इश्यूज़। इंडिया में कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ माइनॉरिटीज़ के पास ज़्यादा पैसा है। माइनॉरिटी मतलब यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब नहीं है। कुछ लोगों के पास जो एलीट क्लास है, टाटा, बिरला, अंबानी टाइप्स के, उनके पास ज़्यादा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंडिया में एक बहुत बड़ा मामला है ना? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इंडिया में शुरू हुआ और शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत साल लगे, 70, 80, 100 साल लग गए उनको इंडस्ट्रियलाइज़्ड होने में। हमारा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इतना स्लो हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इतना स्लो हुआ, पूछिए ही मत। पिछले 20, 25, 30 सालों से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बढ़ा ही नहीं है। वही सब 15, 16, 17 परसेंटेज के आसपास है। बढ़ ही नहीं रहा है, स्टैग्नेट हो गया है। तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इंडिया में एनफ नहीं है। 1991 के रिफॉर्म्स हुए। 1990 रिफॉर्म के बाद भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा नहीं है। 1991 से हालत पहले तो हालत तो बहुत ही खराब थी। 1991 के रिफॉर्म के बाद सर्विस सेक्टर पे फोकस किया गया। सर्विस सेक्टर की अपनी समस्याएँ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। ट्रेड डेफिसिट हमारे पास है। एफडीआई जो आ रहा है, एफडीआई उस लेवल की टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ रहा है इंडिया में जो उससे एक्सपेक्ट किया गया था। और एफडीआई भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि वो सर्विस सेक्टर में ही जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जा रहा है। हमारे इंडिया में कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कारपेंटिंग का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, राइट? ये बहुत नेसेसरी हैं, इनके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर भी उनको वो डिग्निटी नहीं है, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स के अंदर इनोवेशन नहीं हो पाती है। चाइना में ऐसा नहीं। स्कूल एजुकेशन हमारे यहाँ पे बहुत पुअर है। अब इतनी पुअर एजुकेशन के साथ बच्चे कॉलेज में जाएँगे, हायर एजुकेशन में जाएँगे तो वहाँ पे भी पुअर ही होंगे। तो हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है बहुत पुअर है। मास एजुकेशन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आज भी नहीं है। हालाँकि एनरोलमेंट ज़्यादा है, लेकिन उससे कुछ ख़ास होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में छोड़ के चले जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग को हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, अंडर वैल्यू करते हैं। इन सारी समस्याओं से जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए जो बेस तैयार होता है, वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता है। सर्विस सेक्टर के साथ अलग समस्या है। हालाँकि सर्विस सेक्टर में हम लोग जो आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडिया जाना जाता है भैया आईटी रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन आईटी रेवोल्यूशन से किसको बेनिफिट हुआ? कुछ कुछ लोगों को ही बेनिफिट हुआ, एलीट क्लास को बेनिफिट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो यहाँ पे भी छूट गया, प्रॉब्लम, है ना? जो सर्विस सेक्टर है, वो जीडीपी के अंदर तो कंट्रीब्यूट अच्छा खासा करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाता। सर्विस सेक्टर में भी हाई स्किल्ड वर्कफोर्स की हमारे पास आज भी कमी है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। कुछ लोग जैसे आईआईटीज़, एनआईटीज़ अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो पास आउट होते हैं, वो अच्छी सैलरी पे चले जाते हैं। बाकी लोग तो जो है वो बहुत कम सैलरी में काम करते हैं, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर के अंदर जो गिनी कोएफिशिएंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए ज़रा, सर्विस सेक्टर के अंदर गिनी इंडेक्स या गिनी कोएफिशिएंट 44 है। मतलब यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइक्वल है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35 है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? तो ये कुछ समस्याएँ हैं। तो इनका ये कहना है कि रघुराम राजन जी का ये कहना है कि इंडिया में डीप इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की ज़रूरत है। रूरल लेवल पे स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, जैसे चाइना में होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग देना हम लोग शुरू करें और प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखें उस बच्चे का, किसने कहाँ पे कब-कब, कौन-कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग की है, ताकि वो जब जो मार्केट में जाए उसको रेडीमेड जो है हाथ में उसके जॉब हो, है ना? मास क्वालिटी एजुकेशन की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ओरिजिनल इनोवेशन करें, है ना? बाहर वाला को कॉपी पेस्ट ना करें भाई। अपने आइडियाज़ लेके आएँ, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, तब जाके बात बनेगी, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें सॉल्यूशन जो है रघुराम राजन जी ने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं। देखिए ये रघुराम राजन जी नहीं है,
लेकिन इन्होंने रघुराम राजन जी की एक रिपोर्ट से और उनके कुछ सजेशन से इस आर्टिकल को उठाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन लिखना है तो आप क्वेश्चन भी जो है लिख सकते हैं, जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ challenges faced in manufacturing sector suggest how deep industrialization can be a potential solution. Okay, 150 words, 10 marks. ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।